तो स्टूडेंट्स केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हो कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? आपको एक चीज समझनी होगी इस चैप्टर के अंदर, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। क्यों? आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, बहुत सारी ऐसी यूनिट है जो इसके कॉन्सेप्ट्स को डेप्थ में नहीं समझो तो समझ में नहीं आएगी। सपोज करो आपका केमिकल बॉन्डिंग में 10 में से 6 का लेवल डिस्कस करना है मुझे, लेकिन कोऑर्डिनेशन में यूज हो रहा है 8 का लेवल, जीओस में यूज हो रहा है आपका 7 का लेवल, और मैं यहाँ पे 6 का लेवल तक डिस्कस करूं, 7 8 की बात ही ना करूं कि तो बहुत ऊपर लेवल चला जाएगा। लेकिन आपके ऑर्गेनिक में यूज हो रहा है, कोऑर्डिनेशन में यूज हो रहा है, तो वहां पे बहुत ज्यादा क्रैमिंग करनी पड़ेगी, तो वो प्रॉब्लम ना आए। तो इसलिए मैं यहीं पर इसको स्टार्टिंग से एडवांस लेवल पर लेकर चलूंगा। ठीक है, तो इसमें हम वो केमिस्ट्री पढ़ेंगे जो अप्लाइड केमिस्ट्री है। ठीक है, जो क्लासिकल केमिस्ट्री वो नहीं पढ़ी जाएगी कि आपने एक डेफिनेशन पढ़ी, आपने लिख दी, वो अप्लाई नहीं हो रही है कहीं भी, उसके बेस पे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं। ठीक है, जो वास्तव में एक एडवांस केमिस्ट्री जो आप पढ़ रहे हो, जो अप्लाई भी हो, वो वाली केमिस्ट्री यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी केमिकल बॉन्डिंग। तो पेशेंस रखना पड़ेगा, मैं पहले बता रहा हूँ। और किसी टॉपिक को ये मत समझिए कि आउट ऑफ सिलेबस डिस्कस किया जा रहा है, सब कुछ सिलेबस के अंदर है। वो केमिकल बॉन्डिंग में नहीं तो किसी दूसरी यूनिट के अंदर है। ठीक है, तो वहां भी यहीं पे मतलब ये बहुत ही डेप्थ में जाने वाली यूनिट है आपकी। तो पहली बात तो ये होता क्या है केमिकल कोवेलेंट बॉन्ड। नॉर्मली आप इसको ऐसे दिखाते हैं, एच एच ऐसे, या आपने लिख दिया CH3 और ऐसे डंडा खींच दिया और ये CH3 ऐसे। ये जो डंडा है ना, ये जो बीच में लाइन खींचती है, इसी को आप नॉर्मली कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो ये जो डंडा सब खींचते हैं क्या, ये आपका ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग को ही बोला जाता है कि यहाँ पे क्या हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये ओवरलैपिंग कई तरह की हो सकती है। मान लो मेरे पास यहाँ पर एक एलिमेंट है ए, एक एटम है ए, यहाँ एक दूसरा एटम है बी, दोनों के पास क्या है कि एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसके पास इसके ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन था और दूसरे वाले के पास उसके एटॉमिक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन था। ठीक है जी, बॉन्ड बन गया। ये क्या कोवेलेंट बॉन्ड है, इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो गई। ठीक है, इनके ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो गई है। तो इसमें क्या होता है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था। इसके पास इसका एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास इसका एक इलेक्ट्रॉन था। अब जो ये दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये दो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इस ए के न्यूक्लियस के सेंटर, मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ भी घूमेंगे और इसके चारों तरफ भी घूमेंगे। ठीक है ना, मतलब येलो वाला जो है ना वो ग्रीन वाले के चारों तरफ भी जा सकता है, ग्रीन वाला येलो के चारों तरफ भी जा सकता है। ठीक, दूसरा क्या है, दूसरा ये कि ए जो है, ए के पास एटॉमिक मतलब ए के पास है आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स, और बी जो है ना वो खाली है। बी क्या है, खाली है। तो यहां भी ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, इसमें मैंने क्या कंडीशन बताई है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके ऑर्बिटल में, जबकि इसके पास क्या है 0 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ऐसी ओवरलैपिंग से भी क्या बनता है आपका, कोवेलेंट बॉन्ड ही बनता है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन अब इस एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ भी घूमेंगे, इसके चारों तरफ भी घूमेंगे। ठीक है जी, अगला ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से एक के पास है एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे के पास कुछ भी नहीं है, वो खाली है। यहां भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अभी जैसे ऊपर जो मैंने ऊपर बात की है वो क्या है आपके 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है जो 2 सेंटर के चारों तरफ घूमेंगे, ये भी और ये भी। ये क्या है, ये है 2 सेंटर 1 इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन है और 2 एटम की न्यूक्लियस की चारों तरफ घूमेगा, ये मतलब है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो एटम ए है वो खाली है, उसका ऑर्बिटल, जो बी है उसका ऑर्बिटल भी खाली है, लेकिन जो सी है, सी उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, उसके ऑर्बिटल के पास, उसके पास क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब ये जो होता है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इन 3 एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन।
तो ये सारी पॉसिबिलिटी है कोवेलेंट बॉन्ड की, जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, इसको हम सिग्मा बॉन्ड बोल देते हैं, ठीक। तो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स को क्या बोलते हैं हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो मतलब इसमें ऑर्बिटल वर्ड आ गया। अब अगर ऑर्बिटल वर्ड आ गया तो ऑर्बिटल की आपको ठीक तरह से नॉलेज होनी चाहिए। तो क्या होता है ऑर्बिटल, देख लेते हैं जरा। अगर हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्बिटल के बारे में, ऑर्बिटल्स, तो ऑर्बिटल होता क्या है, डेफिनेशन आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगी कि न्यूक्लियस की चारों तरफ वो थ्री डायमेंशनल रीजन जहां किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है उसे बोलते हैं ऑर्बिटल, एक थ्री डायमेंशनल स्पेस। इसको बोला जाता है ऑर्बिटल, ठीक है। तो हमें पता है हमारे पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक एस ऑर्बिटल होता है हमारे पास, पी ऑर्बिटल होता है, पी सबशेल होती है, इसके अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, पी ऑर्बिटल्स लिखूंगा मैं, डी ऑर्बिटल्स होते हैं, और हमारे पास एफ ऑर्बिटल होते हैं। तो पहले हम एस और पी को डिस्कस करेंगे। तो मैं बात करने वाला हूं एस ऑर्बिटल के बारे में। कैसा होता है ये एस ऑर्बिटल, देखिए जैसे ये मेरे पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस होगी मेरे पास। अब क्या है, मैंने क्या किया, इसमें 3 पेज लगा दिए अलग अलग एक्सिस पर। यूं समझिए कि एक ऐसा है, ठीक है, एक ऐसा है, ठीक, और एक जो है वो ऐसा है। ठीक है, तो इसमें से जो चीज नहीं दिखेगी थोड़ा सा मैं इसको कोशिश करूंगा कि ऐसा बनाया जाए कि आप इसे थोड़ा इमेजिन भी कर पाए 3D में, ठीक है। तो जब ये ऐसे दिखेगा तो पीछे वाली लाइनें नहीं दिखेंगी हमें तो ये लाइन में छिपानी पड़ेगी, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। और जो ये वाली लाइन है ये भी मुझे छिपानी होगी, ठीक है। शायद आप समझ पा रहे हो कुछ कि एक पेज ऐसे गया हुआ है, ठीक है, जैसे ये बोर्ड है इस तरह से, एक ऐसे लेटा हुआ है सामने की तरफ, ठीक है, और एक ऐसे अंदर की तरफ। मतलब तीनों एक्सिस जो है ना, जैसे ये आपका एक्स एक्सिस पर है प्लेन, ये वाला प्लेन क्या आपका एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। जो ये आपका येलो वाला ये जो आप देख रहे हो ये वाला आपका है जेड, मतलब सामने वाले जेड एक्सिस पर है ये। और बल्कि मैं इसको y लिखूंगा, जेड नहीं। और जो आप ग्रीन वाला देख रहे हो ये आपका जेड एक्सिस पर है, जिसको आप नॉर्मली जेड एक्सिस y एक्सिस बोलते हैं, उसको जेड बोलूंगा, वो आगे आपको समझ में आएगा क्यों, क्योंकि ये ज्यादा सही तरीका मेरा मानना है जब बातों को रखूंगा। तो अब क्या है, अच्छा कल्पना की गई ये बात ध्यान रखना, ये पूरा काल्पनिक कॉन्सेप्ट है, ठीक। ये मान लो ऐसे में 3 एक्सिस में ना फोटोग्राफिक प्लेट लगा रखी है। अब होता क्या है, इलेक्ट्रॉन इसमें चारों तरफ घूमेगा न्यूक्लियस की, वो जहां से गुजरेगा वहां पे निशान पड़ जाएगा फोटोग्राफिक प्लेट पर। जैसे आप एक्सरे करवाते हो ना, निशान आया था हड्डी, हाँ यहाँ पे हड्डी है, यहाँ पे क्या है, इस तरह से। तो ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन इसमें से गुजरेगा ना, तो जब इसको फोटोग्राफिक प्लेट को पार कर रहा होगा यूं, उसमें बाहर निकलेगा तो वहां पे एक डॉट स्पॉट ऑफ लाइट पैदा हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, वो जो स्पॉट ऑफ लाइट था वो कुछ इस तरह से हमें मिला, ये आपका जेड एक्सिस है, मतलब जेड प्लेन है, इस पर हमें डॉट्स मिले। हमें जो एक्स प्लेन था उस पर भी डॉट्स मिले,
जो आपका ZXY तीनों जो प्लेन है, इन तीनों ही प्लेन्स पर हमें क्या मिले, हमें डॉट्स मिले। अगर तीनों पर ही डॉट्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इन तीनों ही प्लेन से गुजरा हुआ है। तो इसलिए जो s ऑर्बिटल है वो कैसा माना गया है, वो गेंद की तरह 3 डायमेंशनल माना गया है। लेकिन गेंद की तरह अंदर से खोखला नहीं होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन जितने भी डॉट्स है ना, ये एक तरह से लगा लो। अगर मैं बताऊं आपको, ऑर्बिटल को हिंदी में पता है क्या बोलते हैं, इसको हिंदी बोलते कक्षा पथ। पथ का मतलब क्या होता है, पथ का मतलब होता है रास्ता। तो ऑर्बिटल जो है वो इलेक्ट्रॉन के पैरों के निशान बताता है कि भाई यहां पे इलेक्ट्रॉन के पैरों के निशान है, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन गुजरा है। तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी कहां कहां होगी, जहां जहां पे डॉट है, जहां जहां उसके पैरों के निशान है, और जहां जहां पे उसके पैरों के निशान ज्यादा होंगे वहां वहां पे उसके पाए जाने की पॉसिबिलिटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। बहुत सिंपल सी चीज है ये, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल जो होता है वो इस तरह का होता है, स्फेरिकल शेप रखता है वो। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, जो एस ऑर्बिटल सबसे पहले तो क्या है, वो स्फेरिकल है, स्फेरिकल इन शेप। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये कि नॉन डायरेक्शनल है। नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या है कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। मतलब चाहे आपका एक्स प्लेन हो, वाई प्लेन हो, जेड प्लेन हो, हर तरफ क्या एक समान रूप से फैला हुआ है। जैसे गेंद होती है, ठीक है, मान लो अंदर से भरी हुई है, वो खाली नहीं है, वो हर डायरेक्शन में क्या एक समान रूप से फैली हुई है, चाहे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस कहीं भी ले लो। तो इस तरह से इसमें क्या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसलिए इसको नॉन डायरेक्शन बोलते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं कि एक्स पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या वाई पर ज्यादा है या जेड पे ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है, हर तरफ एक समान रूप से फैला हुआ है। और इसी के कारण क्या होता है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ही क्या होता है, वेरी हाई, फोर्थ पॉइंट है वेरी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ एस ऑर्बिटल। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप। देखिए होता क्या है, जब न्यूक्लियस और इसका जो इलेक्ट्रॉन ये हाईली क्यों अट्रैक्ट करता है उसको, न्यूक्लियस की जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है वो हर डायरेक्शन में जाती है। जब वो हर डायरेक्शन जा रही है, हर डायरेक्शन में क्या है, वो एक समान रूप से फैला हुआ है आपका एस ऑर्बिटल। जो एक समान रूप से फैला हुआ, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक समान रूप से, तो हर डायरेक्शन में क्या, उसका न्यूक्लियस पे एक समान रूप से अट्रैक्शन जा रहा है न्यूक्लियस का उस पे। तो इसलिए वो क्या करता है, बहुत ही उसमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रॉन एस। देखो एस ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है तब नहीं, जब उसमें इलेक्ट्रॉन आएगा तब अट्रैक्शन ज्यादा होगा। खाली ऑर्बिटल को थोड़ा अट्रैक्ट करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को जो पॉजिटिवली चार्ज है उससे उसे अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इसके कारण होता क्या है, इस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन के कारण जो डीजेनरेसी होती है ऑर्बिटल्स की, वो स्प्लिट कर जाती है। डीजेनरेसी मतलब क्या, जैसे मैं कहूं कि जो थर्ड शेल की है वो है सब शेल से, थर्ड शेल 3s 3p 3d, उनकी एनर्जी में बराबर है। तो जैसे ही एस में इलेक्ट्रॉन आएगा ना, अब उनकी एनर्जी बराबर नहीं रहेगी, उनकी एनर्जी का लेवल क्या हो जाएगा, वो ऊपर नीचे हो जाएगा। मतलब कि डीजेनरेसी जो थी वो क्या हुई, स्प्लिट हो गई। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सब शेल्स में होता है, ये और मतलब सब शेल्स के बीच होता है कि sp d सब शेल्स नहीं, ये ऑर्बिटल में भी होता है। और इसका काफी ज्यादा यूज होता है आपका जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप पढ़ेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ ऑर्बिटल्स और यहाँ पे सब शेल भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो इसी कॉन्सेप्ट पे चलेगा आगे जब स्प्लिटिंग हो जाएगी डीजेनरेसी की। ठीक है, अब इसके कारण सिर्फ इतना ही नहीं होता, इसके कारण दो फिनोमिना पैदा होते हैं। वो कौन कौन से फिनोमिना है, एक है पेनिट्रेशन,
और एक है स्क्रीनिंग इफेक्ट या कह दो शील्डिंग इफेक्ट। ये आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या कुछ जरा इनके बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं पेनिट्रेशन की। क्या है ये पेनिट्रेशन, क्या चीज होती है? तो देखिए, हमने माना हमारे पास ये था हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। अभी मैं ये मान के चल रहा हूं मैं इलेक्ट्रॉन नहीं भर रहा हूं, मैं इलेक्ट्रॉन नहीं भर रहा हूं, ठीक है। तो जो इसका मतलब ये मेरी कल्पना है, ये चीजों को समझाने के लिए मेरी कल्पना है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो जो फर्स्ट शेल है उसका जो रीजन है वो जितना हिस्सा घेरेगा वो ये है, कि भाई मेरा 1s है वो इतने हिस्से में आएगा, ठीक है जी, अच्छी बात है। और जो मेरा 2s है, 2s सेकेंड शेल भी होगी ना, 2s क्या होगा, वो यहां पे आ रहा है, जैसे ये 2s आ गया, ठीक है। 1s और 2s के बेस में बताऊंगा क्योंकि मैं s ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं फिलहाल। बीच में आपको पता है नोड होता है, ये नोड है, ये 2s का ऑर्बिटल होना चाहिए था, यहां पे 1s का ऑर्बिटल ऐसे ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। अब क्या होता है, अब मान लो हम इसमें भरना स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब जब मैं इसमें पहले से डिस्टेंस को बताता हूं थोड़ा सा, देखो जैसे मैं इसको ये मान के चलता हूं, ये यहां पर ये न्यूक्लियस है 0 पॉइंट पर, और ये मैंने डिस्टेंस रखी हुई है पिकोमीटर में, ठीक है। तो मैं कहूंगा भाई जो मेरा s ऑर्बिटल है वो यहां तक खत्म हो रहा है इतने पिकोमीटर पे, और यहां से और यहां तक कुछ भी नहीं है बीच में। अगर मैं ऐसे z एक्सिस की बात करूं, ये जगह खाली है, नोड है इसमें, और उसके बाद जो आपका 2s है वो इस रीजन में आ रहा है 2s, इसमें आ रहा है 1s, और बीच में आपका नोड, बीच में क्या है यहाँ पे नोड है भाई, ठीक है। नोड पता है ना क्या होता है, नोड s ऑर्बिटल के केस में ऐसा 3 डायमेंशनल रीजन होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ जहां पर किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट 0 होती है, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने जब पॉसिबिलिटी बोल दिया है तो इसलिए मैं ऑलमोस्ट लगा रहा हूं कि पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है, मैं एक्यूरेट समझ कि होगी नहीं, कि लगभग ना के बराबर है, ठीक है ना। क्योंकि हम इसमें क्या है, वेव नेचर को डिस्कस करते हैं, हमें इतना पता चल चुका है ड्यूअल नेचर होता है इलेक्ट्रॉन का, और वेव क्या होती है, अनसर्टेन होती है। तो आप इसमें एक्यूरेसी के साथ तो कुछ भी चीज बोलने से बचिए, ठीक। अब देखिए आगे, अब होता क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन आता है इसके अंदर, जैसे इलेक्ट्रॉन आता है, अब इलेक्ट्रॉन के आने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के आने से मैं हल्का सा मिटा के लिखूंगा दोबारा। अब यहां पर मैं इसी को दोबारा बना रहा हूं, न्यूक्लियस अपनी उसी जगह पर है, न्यूक्लियस वहीं पर है जहां पे पहले था, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन आ गया है s1s में, और इलेक्ट्रॉन आ गया 1s में, और स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका, तो न्यूक्लियस ने उसे क्या किया, स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। तो वो क्या किया, उसका जो ऑर्बिटल था वो न्यूक्लियस की तरफ खिंच गया। अब खिंच गया तो क्या हुआ, देखो यहां से 1s खिंच गया, तो ये जो मैंने यहां पे बनाया था ये न्यूक्लियस था, पहले जो 1s आ रहा था वो यहां तक आ रहा था। अब क्या होगा, अब जो 1s है उसकी रेंज रह गई नीचे, यहीं तक रह गया ये, ठीक है। और नोड क्या है, नोड आ गया, इसके जो 1s आया था ना पहले, उस रीजन में किसकी एंट्री हो गई, नोड की एंट्री हो गई, ठीक है। नोड नीचे खिसक गया, क्यों, क्योंकि दूसरा भी क्या है मेरे पास 2s है, दूसरा क्या है मेरे पास 2s है, और 2s भी स्फेरिकल है, तो इसको भी न्यूक्लियस क्या स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, ये भी क्या नीचे की तरफ खिसकेगा, ठीक है। तो 2s भी नीचे की तरफ खिसका, 2s को भी यहां बना रहा हूं। तो अब देखो हुआ क्या है, जो पुराना 2s का रीजन था, ठीक है, जो कि आपका यहां पे जा रहा था कि भाई यहां से स्टार्ट होगा और यहां पे खत्म होगा। अब क्या हुआ, 2s ने, अगर आप देखो
2s ने ऑक्यूपाई कर लिया है जो आपका 1s का रीजन था, जो येलो वाला रीजन था, ये येलो लाइन जो आप देख रहे हो, यहाँ पे तो 1s था ना, अब यहाँ पे किसके इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं, 2s के इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं। तो 2s ने क्या कर दिया, पेनिट्रेट कर दिया है, अंदर घुस गया वो किसके, जो 1s का रीजन था उसके। तो इस तरह पेनिट्रेशन होता है ना, वो आउटर ऑर्बिटल का होता है इनर ऑर्बिटल में। बात को समझना गहराई से भाई, पेनिट्रेट क्या पेनिट्रेट कर रहा है, क्या पेनिट्रेशन है, क्या किसने पेनिट्रेट किया, पेनिट्रेट किसने किया, जो आउटर ऑर्बिटल था, जो ये आपका 2s था, ये जो आउटर ऑर्बिटल था, ये पेनिट्रेट करके किसके रीजन में चला गया, इनर ऑर्बिटल के रीजन में। ठीक है, तो इसको बोलते पेनिट्रेशन। अब यहां पर एक बात तो समझना, ये 2s भी नीचे कब खिसकेगा, जब उसमें इलेक्ट्रॉन होगा, जब उसमें कम से कम एक इलेक्ट्रॉन यहां होना चाहिए, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन यहां होना चाहिए। मतलब क्या है, पेनिट्रेशन एक ऐसा फिनोमिना है जो सिंगल इलेक्ट्रॉन के केस में अपनाया ही नहीं जा सकता। मतलब वो पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम या मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। यहां से पहला पॉइंट तो यही आया कि जो पेनिट्रेशन है वो क्या है, एप्लीकेबल है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। एक से ज्यादा होना चाहिए, 2 हो, 3 हो, 4 हो। अब आप में से कुछ के माइंड में आ सकता है सर 2 हुए तो हम तो दोनों को 1s में भर रहे हैं, तो उस समय उसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जो उसका 1s होगा, 1s ऑर्बिटल जो होगा, उसके 2 इलेक्ट्रॉनों में से एक को हम एक्साइट करवा के कहां भिजवा देंगे, उसको 2s में भिजवा देंगे। ठीक है, तब जाके उसे इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि जब तक आउटर ऑर्बिटल ही नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन इसमें होगा ही नहीं, तो पेनिट्रेट किसमें करेगा, 1s अपने आप में थोड़ा पेनिट्रेट कर जाएगा। भाई 1s यहां से यहां तक था, वो सिकुड़े से कुछ भी हो, वो किसमें पेनिट्रेट कर रहा है, किसी में नहीं कह सकते। क्या आप अपने अंदर घुस सकते हो, नहीं घुस सकते ना। ठीक है, मेरा इसमें कहने का मतलब ये है, मैं एग्जांपल शायद मेरा गलत चला गया, इसको ये लगा के चलो, एक बॉल है आपके पास, ठीक है, एक बड़ी बॉल एक छोटी बॉल है, तो एक बॉल को दूसरी बॉल में डाला जा सकता है अंदर, काट कूट की कैसे भी, ठीक है, लेकिन एक बॉल को क्या उसी के अंदर डाला जा सकता है, नहीं ना। तो पेनिट्रेट तभी कर सकते हैं, मतलब इंजेक्शन ही है, सुई है उसकी, निडल है, वो आपकी बॉडी में पेनिट्रेट कर रही है। तो पेनिट्रेट करने के लिए कुछ होना भी चाहिए। तो ऐसे इसमें क्या है, जो पेनिट्रेशन होता है वो आउटर ऑर्बिटल का होता है इनर ऑर्बिटल के अंदर, और इसके लिए क्या जरूरी है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है। तो होता क्या पेनिट्रेशन, ये होता आपका ये रीजन लिखा है मैंने, रीजन मतलब क्षेत्र, हिस्सा, ठीक है। और इसी के बेस पे आप क्या लिखते हो कि S की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होती है, P की उससे कम, D की उससे कम, F की उससे कम, ठीक है ना, इस तरह आप लिखते हो। तो S की ज्यादा क्यों होती है अंदर जाने की, वो सिमेट्रिकली होता है, न्यूक्लियर चार्ज को मैक्सिमम हर तरफ से पकड़ने की कोशिश करता है वो, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, ठीक है, हमने पेनिट्रेशन की बात कर दी। अब दूसरा मैंने लिखा था शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये शील्डिंग क्या होती है, शील्ड इफेक्ट पढ़ते हो। अब देखो समझ इस चीज को, अब क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, पेनिट्रेशन हो गया आउटर ऑर्बिटल का इनर ऑर्बिटल के अंदर, जब ये पेनिट्रेशन हुआ है तो इस चीज को समझना जरा। अब जो न्यूक्लियस था अब वो ज्यादा अच्छी तरह से कवर नहीं हो गया है, अब वो ज्यादा अच्छी तरह से कवर हो गया है। पहले इलेक्ट्रॉन जो था, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतने हिस्से में आ रही थी, है ना, ऑर्बिटल इतने हिस्से में आ रहा था ज्यादा वॉल्यूम के अंदर, वो कम में आ गया है, तो डेंसिटी बढ़ गई ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है। जब डेंसिटी होती है, वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम, अपॉन में क्या होता है, वॉल्यूम होता है ना, और वॉल्यूम अगर मेरा डिक्रीज कर रहा है तो डेंसिटी क्या हो रही है मेरी, इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ज्यादा डेंसिटी हो गई, डेंस हो गया इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो अब न्यूक्लियर चार्ज का वहां से निकलना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब जब निकलना मुश्किल हो जाएगा तो जो उसके ऊपर जो दूसरी शेल्स होती है, शेल्स, सब शेल्स जो होती है, वहां तक न्यूक्लियर चार्ज का पहुंचना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अब जब वहां तक कम न्यूक्लियर चार्ज पहुंचेगा तो अट्रैक्शन पहले से कम हो गया, तो इसलिए वो क्या हो जाएंगे, वो दूर हो जाएंगे। अब
वो दूर हो जाएंगे। अब उसका दूरी का भी क्या तरीका है, देखो समझ रहा उस चीज को। अब यहां पर क्या है, जैसे यहां पे एनर्जी लेवल लिख रहा हूं मैं, एनर्जी लिख दी। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, इधर ये न्यूक्लियस है। अब यहां पे हम बात करेंगे, जैसे हमारे पास सबसे पहले आया 1s, ये मान लो 1s ऑर्बिटल की एनर्जी थी, ठीक है जी। ये थी 2s और 2p का एनर्जी का लेवल, ये था 3s 3p और 3d का एनर्जी का लेवल, ऐसे इस तरह से था, ठीक है। ये तब था जब या तो एक इलेक्ट्रॉन था ऑर्बिटल में या कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, ज्यादा एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो अब क्या होता है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आते ही इसमें ये जो सबशेल्स है, दूसरी शेल में जो एस और पी दो सबशेल्स, तीसरे में 3 सबशेल्स है, इनकी डीजेनरेसी खत्म हो जाती है। कहने का मतलब समझाता हूं मैं। अब 1s क्या है, और करीब आ जाएगा, ये 1s हो गया। इसके मुकाबले क्या आ गया, नीचे आ गया। 2s क्या आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा, ये यहां आ गया 2s। 2p क्या है, थोड़ा सा इधर रह जाएगा। ये आपका 2p, ये आपका 3s, ये आपका 3p, ये आपका 3d। तो इस तरह आप देखो, जो सेकंड शेल थी उसमें s और p की डीजेनरेसी ये क्या हो गई, खत्म हो गई। जो बराबर एनर्जी लेवल था वो क्या हो गया, खत्म हो गया ऑर्बिटल्स का। ऐसे जो थर्ड शेल थी उसका sp d, तीनों का डीजेनरेसी क्या हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। तो इस तरह की चीज किसके कारण होती है, ये पेनिट्रेशन के कारण होती है। अब इसमें शील्डिंग कैसे होती है, वो देखिए। जब हमारे पास इस तरह की चीज होती है, तो अगर अब मैं बात करता हूं S और P की, तो अब यहां पे मैं थोड़ा सा आपको P सबशेल के बारे में बताऊंगा। जो P सबशेल है, हमारे पास 3 तरह की P सबशेल होती है, सॉरी P सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py और pz। देखिए ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ठीक है। ये है मेरे पास एक्स प्लेन, एक्स एक्सिस वाला, ठीक। अब देखो आप ना इसको ऐसे बनाते हैं, आप इसको कैसे बनाने के आदी होते हैं, px को आप ऐसा करते हैं x z y, आप यहां y लिखते हैं, यहां z लिखते हैं, ठीक है। वो एक बात की बात है, आप इसको ऐसे दिखाते हो, ठीक है ना। px को जब py की बात होती है, आप उसको ऐसे दिखा रहे होते हो y एक्सिस पर, और जब pz की बात होती है तो आप उसको ऐसे दिखा रहे होते हो z एक्सिस पर, ठीक है। पर यहां पर कुछ चीजें समझने की जरूरत है कि ये जो आप ऐसे डंबल बना देते हो, ये चीज है क्या। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बताता हूं आपको। ये बीच में यहां पे न्यूक्लियस है, जो px है, जो px ऑर्बिटल होता है आप उसको ऐसे बनाते हैं, जो py होता है उसे y एक्सिस पर ऐसे बनाते हैं, और जो pz होता है उसे आप ऐसे z एक्सिस बनाते हैं। तो पहले तो दिमाग में एक चीज को समझना, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और इस तरह से जो लाइन बाउंड्री खींच देते हैं, ऐसे शार्प बाउंड्री भी नहीं होती ऑर्बिटल की। ये क्या खेल है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखो इसको आप यूं समझिए, जैसे मैं इसको कुछ इस तरह से दिखाऊंगा, मैं बात करूंगा z, इसकी pz की बात करूंगा। ऐसे मैंने 3 फोटोग्राफी प्लेट ली थी, मैं इसमें एक को लेके चल रहा हूं pz को, अपनी बात को समझाने के लिए। अब ये इसका न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन तो ऐसे घूमता है उसके चारों तरफ, ऐसे नहीं घूमता, यहां से जाएगा यहां से घुसेगा, ऐसे नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन यहां से गया, फोटोग्राफी प्लेट पे डॉट आया, अब इस बोर्ड के अंदर चला गया, वहां से इसमें नीचे से यहां से निकल के आया तो यहां भी डॉट आएगा, फिर ये वहां गया ऊपर, फिर अंदर गया, फिर यहां से निकल के आया। तो इस तरह से वो जो है वो यूं घूम रहा है इसके अंदर,
यूं 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 बाहर आ रहा है फिर उसमें अंदर जा रहा है। तो हर एक सर्कल में क्या है, इसमें 2 डॉट पड़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो इसमें डॉट्स पड़ते हैं, एक यहाँ इस तरह से ये डॉट्स पड़ते हैं। ये डॉट्स ही क्या है, इसके ऑर्बिटल को दिखाते हैं कि भाई इसके ऑर्बिटल की शेप कैसी है, और मतलब क्या है इसकी कक्षापथ कि किस तरह से क्या रास्ता ये अपना रहा है, इसके पैरों के निशान कहां कहां पड़ रहे हैं। तो इस तरह से हमें एक शेप बनती हुई नजर आती है। मैं एक डॉट यहां क्यों मार रहा हूं, यहां से गया यहां से निकला, यहां से गया यहां से निकला, यहां से गया यहां से निकला, इस तरह से है ये चीजें, ठीक है ना। कुछ गलत हो गया क्या? ओके ठीक है। तो इसमें ऐसा मत सोच लेना कि यहां डेंसिटी ज्यादा दिखाओगे इसके करीब और यहां दूर दिखाओगे। मेरा कहने का मतलब क्या है, इसे ऐसा बनाने से बचिए। कई बार क्या होता है, बच्चा इसके पास में डॉट ज्यादा दिखा देता है, दूर जाते हैं, प्योर ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं, ये दूर जाते हैं तो डॉट्स कम कर देता है। ऐसे यहां पे इस तरह से डॉट ज्यादा दिखा देगा और दूर जाते हुए इसके डॉट्स क्या कर देगा, कम कर देगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज को। तो इस तरह का ऑर्बिटल बनाने से बचिए, क्योंकि इसमें क्या है, आप देखो यहाँ पे डॉट ज्यादा लग रहे हैं, ऊपर की तरफ क्या जा रहे हैं, थोड़े कम जा रहे हैं। भाई देखो पहली बात तो जितने डॉट नीचे वाले लूप में बनेंगे ना उतने ऊपर, क्योंकि एक चक्कर पूरा ही कब होगा जब यहां से भी गुजरेगा और यहां से भी गुजरेगा। तो पहली बात तो दोनों में जो डॉट्स बनेंगे वो बराबर बनेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, जब एक बार वो पास जाएगा ना, मान लो यहां से गुजरेगा, यहां से गया न्यूक्लियस के पास से, तो अगली बार यहां से नहीं निकलेगा वो, जब पास से गया है ना तो दूर से निकलेगा, समझे। और यहां पे दूर से जाएगा ना तो यहां पास से गुजरेगा। उसी के बेस पर हम उसका वेव कैरेक्टर बताते हैं। देखो थोड़ा सा और मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। ये है मेरे पास इसका न्यूक्लियस, ठीक है, और ये मैंने बना दिया इस तरह से एक सर्कल इसके चारों तरफ, ठीक है भाई। अब मैंने क्या बोला कि जब ये इसके पास से, ये मान लो मैं ना अब इसमें ये कर रहा हूं, एक डॉट ये रहा, येलो कलर शायद ना दिखे आपको, ये लेते हैं, एक डॉट जब यहां से गया तो यहां से निकलेगा ये, मैं ये बोल रहा हूं। तो जब पास से गया, जब वो पास से गया इसके, यूं यहां से पास से गया, तो मैं कह रहा हूं वो ना फिर यूं वहां पे दूर जाएगा। तो एक डॉट तो यहां पड़ गया, एक डॉट यहां पड़ गया। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखो अब मैं ब्लू लाइन को काट दूं, कैंची से मैं क्या कर दूं, इसको यहां से कट मार दूं, इसके अंदर कैंची ली और मैंने इसमें कट मार दिया। भाई कल्पना है, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं, कभी सोचा ऐसे काटा जा सकता है इसको, यूं नहीं। और ये जो लाइन है ब्लू वाली, मैंने इसको बिल्कुल सीधा कर दिया। जब इस ब्लू लाइन को सीधा करूंगा तो क्या होगा, ये जो ग्रीन आप देख रहे हो, ग्रीन एक बार तो इस ब्लू लाइन के ऊपर और एक बार क्या इसके अंदर की तरफ है, तो एक बार तो यूं जाएगा और एक बार यूं जाएगा। तो वेव बनी कि नहीं बनी, दिखाते कि नहीं दिखाते इसके लूप में, पी ब्लॉक वाले में, एक में पॉजिटिव और एक में माइनस साइन दिखाते हैं आप इसके वेव फंक्शन वाला, ठीक है। तो इसी तरह से होता है, ये मत सोचना जब यहां से पास से तो यहां भी पास से निकलेगा, नहीं। तो जितने डॉट पास में दिखाओगे उतने दूर लगेंगे, मतलब उतने दूर में बनेंगे। और ये ना देखने में ये कुछ कुछ ऐसे से ही होते हैं, दोनों बिल्कुल गोल गोल से ही होते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। डेंसिटी कम क्यों हो जाएगी एस के मुकाबले, क्योंकि एस में तो एक ही लूप था ना, उसी के अंदर ये सारे के सारे डॉट लग रहे थे। ये सारे डॉट उसी के, मतलब जो इसमें दो हिस्से में आए ना, दो लूप के अंदर आए हैं, वो सारे के सारे डॉट एस में कितने में आए थे, वो एक के अंदर ही आ गए थे। इसलिए एस वाला जो ऑर्बिटल होता है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है पी वाले से, ठीक है। डेंसिटी ज्यादा होने के कारण उसमें से न्यूक्लियर चार्ज के निकलने के चांस कम होते हैं, वरना एक ही इलेक्ट्रॉन का ये ऑर्बिटल और एक ही इलेक्ट्रॉन का ये ऑर्बिटल है तो दोनों में एक इलेक्ट्रॉन का रास्ता ही दिखा रहा है कि यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, और एक ही इलेक्ट्रॉन ये दिखा रहा है। फर्क क्या, इसमें डेंसिटी ज्यादा है एस वाले में पी वाले के मुकाबले, क्योंकि इसमें एक ही लूप के अंदर आ गए सारे डॉट, जबकि इसमें क्या हो गया, उसको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, आधे इसमें आधे इसमें। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक कागज से मैं यही समझाना चाह रहा था, जैसे ये है, तो जैसे ये मान लो यहाँ बीच में न्यूक्लियस है, ये ब्लैक जो मैं बनाया, ये हो गया आपका न्यूक्लियस,
तो इलेक्ट्रॉन यहां से गया, एक डॉट आ गया, नीचे से निकला दूसरा डॉट आ गया, फिर यहां से वापिस अंदर गया, वहां से बाहर निकला, यहां से यूं 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 ऐसे होता रहेगा। अब इसी चीज को ना मैं अगर ये कहूं, ठीक है, तो होगा क्या, इस तरह से डॉट बन जाएंगे ऊपर और नीचे, ठीक है, यूं 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 इस तरह से ये ऑर्बिटल की शेप बन गई आपकी, ठीक। लेकिन इस चीज को समझना आप, ऐसा नहीं है कि वो न्यूक्लियस के सामने कोई डॉट नहीं होगा, भाई समझना बड़ी गहराई से। अगर मैं इस पेन को यहां से निकालूं, अरे यार यूं, ये पेन यहां से आया, बाहर आया, इधर क्या है न्यूक्लियस, अगर इस पेन को यहां जाना है ऊपर वाले रूप में, तो न्यूक्लियस के सामने से तो होके गुजरना ही पड़ेगा ना उसको, ऐसे यूं, फिर यूं यहां से आएगा कहीं दूसरे डॉट से, फिर यूं ऐसे, तो न्यूक्लियस के सामने से भी तो जाएगा वो, है ना, यहां भी डॉट लगेंगे। लेकिन हमें क्या है, उसको प्लेनर दिखाना है, तो न्यूक्लियस के सामने जो डॉट लगे ना, हम उसको नहीं दिखाते हैं, हम उसको दिखाते नहीं है, ठीक है। तो बनते वो ऐसे ही सारे के सारे, पर जब सामने से देखोगे तो किसी एक ही प्लेन पर लगा, मतलब ये तो प्लेन है, इसके तो इस तरफ होगा, इस पे नजर, इसको हटा देते, इसको लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है। बाकी इनको ना मैथमेटिकल इक्वेशंस होती है, जिनके बारे में आगे टाइम आने पर डिस्कस करूंगा, जिनके बेस पर डॉट्स डिसाइड किए जाते हैं कहां पे लग सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की शेप होती है हमारे पास पी जेड की, ये वाई है, ये एक्स है। और अगर मैं बात करूं बाकी, जो आपका पी एक्स होगा, उसमें क्या होगा, यही डॉट्स ऐसे लगेंगे, समझे, यहां से पेन अंदर गया मार, फिर यहां से आया तो यूं 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 इस तरह से। हम जितना हो सके इस तरह की लाइन खींचने से बचे। क्यों बचे, लाइन खींचने का मतलब इसकी बाउंड्री हो गई, जबकि ऑर्बिटल जो होता है ना वो प्रोबेबिलिटी है, और प्रोबेबिलिटी में फिक्स बाउंड्री नहीं बना सकते हो कभी भी। ये होता है इसकी डेंसिटी यहां पे इसके पाए जाने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया मेरे पास, ये बन गया पी एक्स, ये एक्स, ये जेड और ये वाई। तो ये वाली जो शेप थी ये थी आपकी पी जेड की, अच्छा दिखा चुका हूं, ये आपकी पी एक्स की, और इसी तरह से क्या बन जाएगी आपकी पी वाई की शेप बन जाएगी। उसमें क्या होगा, ये आपका न्यूक्लियस है, और जो वाई है, जो वाई एक्सिस है, बस उसके डॉट्स आप इसमें दिखाएंगे इधर इस तरह से, ठीक है। तो मैं अब आगे कोशिश ये करूंगा कि मैं इसको इसी तरह से बनाऊं जैसे मैं आप लोगों से इसको डिस्कस कर रहा हूं, मतलब मैं इसमें शार्प बाउंड्री बनाने से बचूंगा और इस तरह के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखो समझना इस चीज को, जो मेरे पास यहाँ पे मैंने बनाया था कि भाई ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस को जब दो इलेक्ट्रॉन आए तो पहला क्या हुआ, पहला इलेक्ट्रॉन जो था उसने वो मतलब ऐसे इसके और करीब आ गया, है ना, इसको घेर लिया था इन्होंने, करीब आ गया था वो, जो 1s का ऑर्बिटल था वो और छोटा हो गया था, और 2s वाला क्या था, और अंदर आ गया, 2s वाला 1s के रीजन में आ गया था इस तरह से, इसको हटाइए इस तरह से। जब ऐसा होगा तो आप सोच के देखो, अब जो न्यूक्लियस है वो पहले के मुकाबले ज्यादा शील्ड नहीं हो गया है, जो ऑर्बिटल पहले दूर दूर होने चाहिए थे वो और करीब आ गए हैं, तो उन्होंने न्यूक्लियस को और अच्छी तरह से जकड़ लिया है ना, उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड ने इसको और अच्छी तरह से घेर लिया है, तो इसमें चार्ज का निकलना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा ऑर्बिटल जो हर डायरेक्शन में एक समान रूप से नहीं फैला है, जो हर डायरेक्शन में एक समान रूप से नहीं फैला है, उसमें क्या उतना अट्रैक्शन होगा जो उस ऑर्बिटल में जो हर डायरेक्शन में एक समान रूप से फैला है, नहीं ना। तो इसलिए जब 2s नीचे की तरफ आता है और ये 1s और 2s मिलके न्यूक्लियस को और अच्छी तरह शील्ड करते हैं, तो 2p तक ना चार्ज कम पहुंचता है, न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियस और 2p के ऑर्बिटल्स के बीच में अट्रैक्शन क्या होगा, कम हो गया, जिसके कारण जो पहले उम्मीद थी, जो जैसे मैं कहूं ये न्यूक्लियस है ना, तो ये आपका पुराने हिसाब से बताऊं तो जैसे हम ये सोच के चले भाई 2s आपका यहां 1s यहां तक आ रहा था, ठीक है,
2s आपका यहां तक आ रहा था, बीच में आपका नोड है, ये आपका 2s का रीजन, ठीक है। ये मान लो 1s का मान लिया मैंने, बीच में क्या हो गया, बीच में नोड हो गया। और पहले 2p भी क्या था, इधर ही था, 2s और 2p दोनों की एनर्जी क्या थी, बराबर थी, है ना, जब इलेक्ट्रॉन नहीं आया था तो। और इलेक्ट्रॉन के आने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के आने के बाद क्या होगा, अब 2p पर अट्रैक्शन पहुंच रहा है कम, तो जो 2p ऑर्बिटल है ना वो दूर चला जाएगा, मतलब वो क्या हो जाएगा, अब जो उसके उसके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड मुझे दिखाने हैं वो यहां पे, वो इधर आएंगे उसके डॉट्स, एक इधर और एक ऐसे नीचे की तरफ आएगा। मिलना कहां था, वो इस एनर्जी लेवल पे मिलना था, उससे भी क्या चला गया, दूर चले गए उसके डॉट्स जो थे, ठीक है। तो इस तरह से हुआ क्या, 2s और 2p जो थे उनका एनर्जी लेवल अलग अलग हो गया। अब इसमें शील्ड क्या हुआ है, शील्ड हुआ है न्यूक्लियस। तो ये बात ध्यान रखना, जो शील्डिंग होती है ना, शील्डिंग वो होती है न्यूक्लियस की, और जो पेनिट्रेशन होता है वो होता है आउटर ऑर्बिटल, जो था आउटर ऑर्बिटल उसका, किसमें, जो इनर ऑर्बिटल था उसके रीजन में। और ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही पॉली इलेक्ट्रॉन फिनोमिना है, पॉली कह लो या मल्टी कह, पॉली इलेक्ट्रॉन या कह दो मल्टी इलेक्ट्रॉन फिनोमिना है, ठीक है। और इसमें से जो पेनिट्रेशन है ये तो फंडामेंटल है, ये क्या है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, फंडामेंटल, ये फंडामेंटल फिनोमिना है, फंडामेंटल क्रॉस फिनोमिना। और जो शील्डिंग है वो फॉलोड फिनोमिना है। फॉलोड फिनोमिना का मतलब क्या है, पेनिट्रेशन होगा तो शील्डिंग होगी, एस अगर क्लोज जाके न्यूक्लियस को घेरेगा 1s और 2s, तब मतलब 1s घेरेगा तब जाके 2s, और ये जब चीज मतलब सॉरी जब आउटर ऑर्बिटल इनर ऑर्बिटल के रीजन को ऑक्यूपाई करेगा, न्यूक्लियस को घेरेगा, तो क्या होगा, इसमें इनकी जो डीजनरेसी थी खत्म हो जाएगी। तो अगर वो पेनिट्रेट ही नहीं करता, ये नीचे ही नहीं आता, आउटर ऑर्बिटल इनर ऑर्बिटल के रीजन में नीचे नहीं आता, तो स्प्लिटिंग भी नहीं होती, डीजनरेसी भी स्प्लिट नहीं होती। तो इसे ध्यान रखना, पेनिट्रेशन क्या आपका फंडामेंटल, और जो आपका शील्डिंग है वो कैसा है आपका, वो आपका फॉलोड फिनोमिना है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नंबर ऑफ नोड्स की, तो नंबर ऑफ नोड्स निकालने का फॉर्मूला होता है n-n-1, जिसमें कि जो आपका n होता है ये होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l जो होता है ये सब्सिडियरी क्वांटम नंबर या कह दो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है। इसका तो आप पता लगा सकते हो अल्फाबेटिकल लेटर से, और इसका जो मैथमेटिकल नंबर दिया जाता है, जरा अच्छी तरह समझना तो क्वांटम नंबर वाला एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर देख लेना अगर वो आ चुका है तो, ठीक है। जैसे कि मैं कहूं कि 3p या मैं कहूं 2p या मैं कहूं 2s, इन मुझे नोट्स बताने या नोडल प्लेन जो भी आएगा, ठीक है ना। हालांकि थोड़ा डिफरेंस होता है, देखो ये टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर का, तो ढंग से देखने के लिए तो उसको आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा। इधर देखिए इसमें क्या है, n क्या है, मैथ का नंबर क्या है 3, फॉर्मूला ये n माइनस l माइनस, मैथ का नंबर 3 तो 3 लिख दिया। l के लिए क्या वैल्यू होती है, p की 1, s के लिए 0, तो l क्या होता है आपका, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, ठीक है। ये वैल्यूज होती है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की अलग अलग सबशेल्स के लिए। तो l के लिए 1 p के लिए 1 आ गया, -1 कितना आ गया आपका 1 आ गया, तो इसमें क्या होगा, एक नोड आएगा, नोडल प्लेन आएगा इसमें। इसमें क्या होगा, n आपका 2 हो गया मैथ का नंबर, p लेटर p के लिए क्या होता है, l की वैल्यू 1 होती है, -1 क्या आ गया 0, इसमें कोई नहीं आएगा। इसकी बात करें तो n क्या आ गया 2, l क्या है इसमें, s के लिए क्या होता है 0, -1 n माइनस l क्या आएगा 1 आएगा। तो इस तरह से इसमें क्या आएगा आपका, इसमें एक नोड आएगा, ठीक है। इस तरह से नोड का पता चलता है।
अच्छा, अब मैं बात करूंगा डी सब शेल की। थोड़ा सा मैं इसमें एक बात बताता हूं आपको। जैसे एस है आपका, ये मान लो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। मैं 1s की बात करूं, अगर जो हमारा 1s ऑर्बिटल है वो देखने में ऐसा नजर आएगा, इस तरह से, ऐसे, इस तरह से, ठीक है। ये 1s है, क्योंकि 1s लिखूंगा तो नोड कितना आएगा, n माइनस l माइनस 1 कितना आ गया, 0। अगर मैं 2s के लिए करता इसी चीज को 2s के लिए करते हैं अगर हम लोग, तो उसमें कितना 1 आ रहा है ना, तो वो एक नोड कैसे दिखाया जाएगा, देखो यहां पे ऐसे कर दिया, उसे थोड़ा सा गैप छोड़ के आप उसको कैसे दिखाएंगे, ठीक है, ये इस तरह से, ये ऐसे होता है। तो ये जो बीच में स्पेस आप देख रहे हो ना, यहां पे खाली जगह, इसी को बोलते हैं हम नोड, ठीक। 3s के लिए करोगे तो ऐसा कितनी जगह निकालनी पड़ेगी, एक तो ये और एक इसके बाद फिर खाली होगी, फिर आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी, ठीक है। अब मैं बात करता हूं 2p की। 2p में क्या आएगा, देखो 1p होता ही नहीं, 2p की बात कर रहा हूं। 2p में क्या है, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस आपका, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ गया आपका, इस तरह से। अब मान लो कि आपका एक्स प्लेन पर है, ये क्या आपका एक्स प्लेन पर है, एक्स एक्सिस में, तो जो z और y है, जो दो बच गए, इनसे तो प्लेन जाएगा, एक कागज लेके मैं ऐसे एक प्लेन डाल दूं ऐसे, तो उसपे क्या, उसपे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, मतलब वो क्या हो गया, वो इसका नोडल प्लेन हो गया। ये क्या हो गया आपका, नोडल प्लेन हो गया। ये जो नोड है, तो 3 डायमेंशनल रीजन होता है, ठीक है, चारों तरफ गेंद के 3 डायमेंशनल। जैसे मान लो गेंद है, गेंद के एक छोटी गेंद है, तो छोटी गेंद और जो बड़ी वाली गेंद है उनके बीच में जो खाली जगह है वो एक तरह से नोड, तो हर डायरेक्शन में है ना वो, तो क्योंकि ये क्या, एक पेपर मान लो, पेपर क्या होगा, लंबाई चौड़ाई दो चीजें होती है, 2 डायमेंशनल होता है, तो ऐसे पेपर डाल दिया, उसके इस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है। अब पेपर में देखो क्या क्या चीज आएगी, मेरी बात को समझना आप। इसको जो मान के चलो, आपके पास x y z 3 एक्सिस है, जैसे मान लो ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी z एक्सिस है जो ऊपर है, और ये y एक्सिस है, ठीक है। अब समझ आपने गहराई से, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। जब पेज डालूंगा बीच में, तो उस पेज में क्या होगा, पेज की लंबाई होगी ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ, जो कि y एक्सिस, जो कि z एक्सिस कवर कर रही होगी, और उसकी ऐसे चौड़ाई होगी जो कि आपका y एक्सिस कवर कर रही होगी सामने की तरफ। तो 2 एक्सिस कवर करेगी ना, कौन कौन सा, एक तो z वाला और एक आपका y वाला, ठीक है। ये 2 एक्सिस में कवर होंगे, आई बात समझ में। तो ये आपका, तो अगर x एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो नोडल प्लेन कहां से जाएगा आपका, हो जाएगा आपका z y और z प्लेन से। अगर ये आपका, मैं कहूं y z एक्सिस पे मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाऊं कि भाई आपका z एक्सिस जो है वो है, मतलब 2pz जो है उसके लिए बना रहा हूं मैं, ये आपका न्यूक्लियस आ गया। तो क्योंकि अब z एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, तो x और y, ये x और ये y, भाई इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जब प्लेन लेके जाऊंगा ऐसे, तो प्लेन में क्या होगा, एक तो ऐसे x एक्सिस कवर हो रही होगी, और सामने की तरफ जो ऐसे y गई हुई है वो भी तो ऐसे आएगा प्लेन। तो कौन कौन से प्लेन से कौन कौन से एक्सिस से गुजरेगा मेरा प्लेन, y x और y एक्सिस से। तो प्लेन का होगा एक्स वाई पे, ठीक है। मतलब जिस एक्सिस पर आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, उनको छोटी जो बाकी 2 एक्सिस बचती है, वहां से प्लेन गुजरता है, ठीक। अगर मैं डी की बात करूं, अब हम बात करते हैं डी सब शेल की। डी में क्या होता है, जैसे मैं कहूं कि 3D में आपको निकालने हैं ये, तो n क्या आ गया 3, l क्या आ गया 2, और -1 कितना आ गया 0, n माइनस l माइनस 1 कितना आ गया 0। तो इसमें कोई भी किसी तरह का लोड वगैरह नहीं होगा। अगर इसकी बात करें शेप्स की, तो डी ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, देखिए डी ऑर्बिटल्स, इसकी शेप होती है डबल डंबल। डबल डंबल में कैसे कैसे है, अब इसमें 2 हिस्सों में इसको डिवाइड करूंगा मैं। एक तरफ होगा एक्सियल डी ऑर्बिटल्स, एक बार नॉन एक्सियल, एक बार एक्सियल डी ऑर्बिटल्स
और एक तरफ होंगे नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स, जिसमें एक्सिस के ऊपर बनेंगे दो डंबल वो एक्सियल होगा, और जिसमें एक्सिस के बीच में बनेंगे वो आपका नॉन एक्सियल होगा। जैसे कि ये x, ये z, ये y, ठीक है। एक यहां बनाते हैं x z y, इस तरफ आएंगे x z y, x z y। एक बार आपका ये आपका zx भी आएगा, एक बार आ चुका है आपका मुझे इसको थोड़ा सा, मैं इस वाले में एक्सिस चेंज करूंगा, मैं इसमें एक्सिस चेंज कर रहा हूं, मैं इस वाले में यहां पे yz लिख रहा हूं, या रुको एक मिनट, ऐसे रखते हैं zx है ना। पहले बात करूंगा मैं dx स्क्वायर y स्क्वायर की, तो जहां पे ना इनके नाम लिखता हूं पहले, तो ये आपका dz स्क्वायर, यहां बनाऊंगा आपका dyz, यहां बनाऊंगा मैं dzx, और यहां बनाऊंगा dxy। तो देखो जिनके नाम में स्क्वायर आ रहा है ना, स्क्वायर, उनमें तो इन एक्सिस के ऊपर बनने हैं लूप्स, पर इसमें x और y का यूज हो रहा है ना, तो एक डंबल तो बनेगा x पे ऐसे, इसका एक लूप यहां, एक लूप यहां, एक इस तरह से, एक डंबल बन गया। दूसरा क्या, y एक्सिस का यूज हो रहा है, तो एक ये यहां बनेगा, ठीक है, इस तरह से। ये आपका dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हो गया। dz स्क्वायर की बात करें अगर, तो वो कैसा होता है, अभी इसको ढंग से देखेंगे dz स्क्वायर को, क्योंकि इसकी शेप क्या बाकियों से अलग होती है। ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, बीच में न्यूक्लियस रहेगा यहां पे हर जगह, और यहां पे ऐसे रिंग होती है, ठीक है। अब अगर बात करें YZ की, तो y एक्सिस और z एक्सिस जो है, इनके बीच में बनेगा आपका जो डंबल है, दो डंबल, जैसे मैंने इसको y लिया, इसको x लिया, y और z का बोला इसने, ठीक है। तो यहां इसको इसमें बनाऊंगा मैं YZ, देखो जिन दो के बीच में आपको बनाना होता है ना, उनके बीच में गैप ज्यादा रखो। जैसे मान लो मैं इसको y लिख रहा हूं और इसको z लिख रहा हूं यहां पे, तो YZ के बीच दो डंबल आ सकते हैं। अगर मैं यहां पे ऐसे लिखूंगा Z और Y, तो इसके बीच में दो डंबल बनाने क्या है, मुश्किल है। तो इसलिए क्या करूंगा मैं इसको अपने आप देखोगे ना, एक बार मैंने जो एक्सिस है y, एक बार x के क्लोज दिखाई, एक बार क्या है z के क्लोज दिखाई है। जब z के क्लोज दिखाई है तो मतलब x और y के बीच में गैप बढ़ा दिया मैंने, x और y के बीच में गैप बढ़ा दिया, मतलब क्या है, मैं तो दो डंबल बनाऊंगा ना, वो x और y के बीच में बनाऊंगा, ठीक है, ऐसे। तो इसका नाम जो होगा वो होगा dxy, ये क्या है आपका dxy होगा, ठीक है, इसका नाम हो गया dxy। अब बनाऊंगा मैं y और z, dyz, तो इसमें डबल नंबर बनेगा वो y और z के बीच बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा आपका इस तरह से। ये गोल है बिल्कुल, क्योंकि बोर्ड 2 डायमेंशनल, इसमें इसको थोड़ा सा दिखाना पॉसिबल नहीं है, ठीक। अब बनाएंगे हम लोग xy हो गया, yz हो गया, बनाएंगे dzx, ये आ गया मेरे पास dzx। तो इसमें सीधी सी बात है, जो z है और जो x है मैं उसके बीच में बनाऊंगा, तो कहां आएगा वो आपका, वो यहां आ गया, जैसे एक नंबर ये बन गया, दूसरा ये बन गया, ठीक है, इस तरह से। अब इनमें और बीच में क्या हर जगह, बीच में न्यूक्लियस है, इनमें कितने कितने नोड होंगे, इनमें कितने नोडल प्लेन है, तो देखो जो आपका इधर ना हर किसी में इस एक्सिस और इस एक्सिस से, मतलब सारे 90 डिग्री पे हैं, तो इनसे ना 45 डिग्री पे नोडल प्लेन आएंगे, दो नोडल प्लेन आएंगे, ठीक है ना, क्या आएंगे, दो नोडल प्लेन आएंगे 45 डिग्री पे। जैसे एक तो मैं दिखा दूंगा इस तरह से, इसके लिए दोबारा बनाऊंगा एक बार, ताकि मतलब क्लियर मैं आपको चीजें समझा सकूं। अभी फिलहाल इतना ध्यान रखना, जो एक्सिस के ऊपर है वो एक्सियल कहलाते हैं, जो एक्सिस के ऊपर नहीं है वो क्या है, आपके नॉन एक्सियल कहलाते हैं। नॉन एक्सियल 3 होते हैं, एक्सियल आपके
दो होते हैं, ठीक है। पहचानने का तरीका क्या है, जो नाम लिखा है अगर स्क्वायर आ रहा है तो एक्सिस के ऊपर बनाना है, जिस भी एक्सिस का नाम लिखा है उसी के ऊपर बनाना है, और स्क्वायर नहीं आ रहा है तो जो दो एक्सिस बताए गए उनके बीच में आपको डबल डबल बनाना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार।